नमस्कार। इसके पहले की वीडियो में हम लोग लाइव सेशन में देखे थे भाषा विज्ञान के प्रश्न तो देख ही रहे थे। 28 और 29 तारीख को जो परीक्षा आयोजित हुई थी झारखंड पीजीटी के लिए अगस्त में, उनके प्रश्नों को देख लिए थे। 28 तारीख को पूरा प्रश्न पत्र देख लिए थे 28 वाला, और 29 तारीख वाला 140-41 प्रश्नों तक देख लिए थे। उसके बाद के कुछ प्रश्न जो 10-9 बाकी रह गए हैं वो पूर्ण कर लेते हैं। भाषा विज्ञान से ही प्रश्न है और सिलेबस से बाहर हैं ये भी सारे प्रश्न, 1-2 सिलेबस के अंदर है। देखिए 41 नंबर का जो प्रश्न है, हम लोगों का उद्देश्य बस यही रहेगा कि जो उत्तर दिया है क्या सही है एकदम, इस पर आपत्ति की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए, वही ढूंढेंगे और वही हमारे काम के लायक भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है। सिलेबस से बाहर प्रश्न है और अभी आप यदि इसको आधार बना करके पढ़ना शुरू करें तो कुछ मतलब नहीं निकलता है। भाषा सामान्यम अनुकरण मूलम इति मतस्य प्रवर्तकः कः। अब यहाँ पर वही सारे प्रश्न हैं जो भाषा उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है ना, उन्हीं सभी चीज़ों को दिया गया है। तो रणन सिद्धांत आप एक सुने होंगे, जिसको डिंग डोंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसको हालांकि जनक के रूप में प्लेटो को माना जाता है इसके लिए, लेकिन व्यवस्थित रूप मैक्स मूलर ही दिए थे। इसका अनुकरण सिद्धांत, अनुरणन मूलकतावाद, अनुकरणात्मक अनुकरण, डिंगडांगवाद आदि नाम सभी मिलता है। तो अनुकरण मूल में अनुकरण ही है इसका। इस मत के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मूलर दिया है, यह सही है। अनुकरण सादृश्य प्रधाना भाषा का, जिसमें अनुकरण की सादृश्यता रहती है। तो आपको पता है बालक क्या करता है? अनुकरण करता है। और बालक की जो भाषा होती है वह कैसी भाषा होती है? चेष्टित भाषा होती है, चेष्टा प्रधानता उसमें रहती है। तो अनुकरण सादृश्य की प्रधानता से संबंधित भाषा पूछा जा रहा है तो चेष्टित भाषा। फिर प्राणी शब्दानुकरणम मतम की, ये तो आप बहुत परिचित होंगे, भौभवाद वाला सुने होंगे, सिलेबस में तो नहीं था लेकिन कहीं ना कहीं सुने होंगे कि एक सिद्धांत है ध्वन्यानुकरण सिद्धांत। ध्वन्यानुकरण में इसको बाओ बाओ, BOW लिखा है, WOW वाव वाव सिद्धांत, वाव वाव, ठीक है। हिंदी में भोभोवाद कहा गया है। तो यह प्राणी के शब्द के अनुकरण सिद्धांत को यह कहा जाता है। हालांकि ये लोग सही किए होंगे। लेटिन ग्रीक भाषा की अपेक्षा संस्कृत की ही उत्कर्षता का प्रतिपादन करते हैं। देखिए जब भाषा विज्ञान पर अध्ययन प्रारंभ किया गया तो 1796 में, अभी जो वर्तमान आप भाषा विज्ञान का स्वरूप देख रहे हैं, भाषाओं का स्वरूप देख रहे हैं भाषा विज्ञान के पुस्तक में, 1796 ईस्वी में विलियम्स जोन जी की एक रिसर्च पेपर प्रकाशित हुई। उनका जो पढ़ा हुआ वो अध्ययन किया हुआ सामग्री प्रस्तुत किया गया। उसमें उन्होंने बताया कि संस्कृत लैटिन ग्रीक इत्यादि के तुलना से काफ़ी उत्कर्ष वाली भाषा है, काफ़ी आगे है। तुलनात्मक अध्ययन बस उसमें प्रतिपादित उन्होंने किया था। तो सर विलियम जोन्स उत्तर दिया है, सही है। मोनोसिल्विक भाषा, मोनोसिलाविक हम लोग कभी सुने हैं, सिल्विक भी लिखा हुआ है। देखिए इसका अर्थ होता है वही एकाक्षरी, और एकाक्षरी हमको पता है कि चाइनीज, बर्मी, टिबेटिन ये सभी क्या है? एकाक्षरी है। और एकाक्षरी नहीं है तो कौन नहीं है? हिब्रू जो है कि एकाक्षरी नहीं है। एकाक्षरी भाषा में आप इसको उस तरह से भी समझ सकते हैं, अयोगात्मक योगात्मक करके। अयोगात्मक में जो भाषाएं सम्मिलित हो जाएंगी वो एकाक्षरी बन सकती है, लेकिन हिब्रू तो योगात्मक में नहीं है। योगात्मक में आप इसका उदाहरण देखते होंगे। फिर सोदर भाषासु का अंतर्भवती, इस पर आप आपत्ति कर सकते हैं। सोदर भाषाओं में अंतर्भवती जो लिखा हुआ है, हालांकि इस प्रश्न को दो दृष्टिकोण से देखना है हमें। एक दृष्टिकोण से तो आपत्ति कर दीजिए क्योंकि प्रश्न अस्पष्ट है, किसी भाषा की नाम नहीं दिया गया है। और फिर भाषाओं का सोदर भाषा जो अभी तक आप वो शब्द सुनते आ रहे थे ना, डायलेक्ट्स, वह शब्द सुनते आए थे। 2-3 प्रश्न पहले भी आया था, पिछले 28 तारीख वाले में भी आया था। तो वहाँ पर किसी न किसी भाषा का नाम ले तब तो हम इसको उससे संबंधित करें कि सोदर भाषा में कौन सम्मिलित नहीं हो सकती। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जो उपभाषा नहीं है, मुख्य भाषा है, तो ऐसे तो फिर सभी शामिल हो सकते हैं। लेकिन सोदर भाषाओं में जिसका स्वरूप मूल है, बाद में वो उसके बहुत सारे विकार निकले हैं,
उस तरह से आप देखें तो संस्कृत को शामिल कर सकते हैं। संस्कृत को सबसे पहले की भाषा है, इसलिए शूद्र भाषा में अंतर्भवित नहीं होगी। शूद्र भाषा के लिए जो शब्द है डायलेक्ट्स के उसका अर्थ देखा जाए तो उपभाषा या विभाषा 2 शब्द मिलता है, और शूद्र भाषा भी यहाँ पर संस्कृत में लिखा ही गया है। संस्कृत को उस दृष्टिकोण से आप सही मान सकते हैं कि हाँ, ये शूद्र भाषा मतलब भाषा किसी भाषा का थोड़ा सा भी प्रवर्तित रूप नहीं है, इस तरह से इसको संस्कृत को सही कर सकते हैं। लेकिन कोई भाषा यहाँ पर दिया रहता तो और कुछ अच्छा रहता, हम लोग उसको डिसाइड कर लेते। तो अस्पष्ट पर कर सकते हैं, यदि आप संस्कृत नहीं किए हैं तो, संस्कृत किए हैं तो सब सही ही है। तीसरा दृष्टिकोण ये है कि ग्रीक, जर्मन, लैटिन को आप यदि कैंटुम वर्ग का सही करते हैं, साबित करते हैं, तो संस्कृत को आप उनसे अलग छांट सकते हैं। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ग्रीक, जर्मन और लैटिन ना। फिर इंडो यूरोपियन भाषा, सुशतम भाषा, तो केंटुम और शतम तो परिचित ही हैं आप, केंटुम और शतम से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये आपके सिलेबस का था, जो कुछ भी सिलेबस में पूछा गया था, इसको हम लोग सिलेबस से बाहर नहीं मानेंगे। एक बार शूद्र भाषा के लिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर रहा हूँ। सभी तीनों को, ग्रीक को, लैटिन को, जर्मन को केंटुम में शामिलित कर लें तो ये तीनों से अतिरिक्त हो जाती है। तो इस तरह से शूद्र को मान लें, तीनों को एक श्रेणी का मान लें और संस्कृत को अलग मान लें, तब भी विकल्प सही हो जाएगा। नहीं तो संस्कृत सबसे प्राचीन है, इस तरह से मान लें कि हाँ भाई मुख्य है, उसके नीचे ही जो सो है उपभाषाएं, उपभाषा संस्कृत नहीं है। हालांकि ग्रीक, जर्मन और लैटिन भी भाषा ही हैं, लेकिन ये परिवर्तित रूप किसी के हो सकती, संस्कृत किसी के परिवर्तित रूप नहीं है। इस तरह से उत्तर तो सही ही है, बस आपको स्पष्टीकरण के लिए इन सभी तर्कों को बता रहा था। इंडो यूरोपियन भाषा में शतम भाषा तो आर्मेनियम शतम का और कोई भी शतम का नहीं है। भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन का नाम क्या कहलाता है? तो कपिल देव द्विवेदी जी के पुस्तक में 5 नंबर पेज पर भाषाओं का नामकरण दिया हुआ है। ठीक है, उस नामकरण में लिया गया कि नाम, भाषा विज्ञान का नामकरण क्या दिया जाए, जब अध्ययन हम करें तो इसका क्या नाम दे। तो भाषा विज्ञान के पाश्चात्य विद्वानों ने कंपैरेटिव ग्रामर शब्द दिया, ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा शुद्ध नहीं माना गया। फिर इसका नाम घोषित किया गया कंपैरेटिव फिलोलॉजी। फिलोलॉजी, यहाँ फैलालॉजी लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहेंगे, फिलोलॉजी। भाषा शास्त्र को प्रधान रूप से कितने भाग में बांटा गया? ये तो पहले वाले पेपर में भी आया था, 4 भाग में उत्तर सही माना है, 4 भाग में सही होना भी चाहिए। इसका कारण भी मैं बता दिया था, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान करके। भाषा शास्त्र, पद निष्पत्ति विचार, देखिए इसमें इसका उत्तर सही दिया है। पद निष्पत्ति के लिए इसमें दे दिया है मॉर्फोलॉजी, और इसके पेपर 28 तारीख वाले पेपर में फेनोलॉजी दे दिया है। तो वहाँ गलत दिया था, यहाँ मॉर्फोलॉजी सही दिया। तो इधर हमें कुछ सही मतलब कि कोई गड़बड़ नहीं मिला है। 29 तारीख वाले पेपर में बहुत के उत्तर कुंजी गलत नहीं है, एक आध दो है जो मैं पहले वीडियो में बता ही दिया। भाषा विज्ञान वाले प्रश्नों पर ये चर्चा बाकी हुई थी, जो सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, चेष्टामयी भाषा उद्भूत इत्यत्र कः प्रमाणम भवति, यदि इस पर फोकस डालेंगे तो चार्ल्स डार्विन ही हो जाएगा। विकासवाद का जो इनका सिद्धांत है ना, विकासवाद के जन्मदाता हैं डार्विन, और डार्विन के इस सिद्धांत में मनोभाव की प्रधानता की बात की गई है, मनोभाव की अभिव्यक्ति ही होती है इनके सिद्धांत के अनुसार। तो चेष्टा में वो मनोभाव सम्मिलित हो जाएंगे, तो यह भी सही है। 29 में बहुत कम आपत्ति है, लेकिन 30 तारीख में काफ़ी, 28 तारीख में काफ़ी आपत्ति है। लगभग 10 से 12-15 प्रश्न तक आपत्ति है, सभी पर आपत्ति दर्ज कर दीजिए, और निश्चित है कि वह आपके काम में आ जाएगी सभी आपत्तियाँ। धन्यवाद।